राजनीति अगर सही मायनों में देखें तो ये सेवा का विज्ञान है। ये सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं है, बल्कि ये जमीन से जुड़ने, लोगों की जिंदगी को गहराई से समझने और फिर उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर बनाने की एक लगातार कोशिश का नाम है। तो आज हम बेरी विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम जमीन की हकीकत से शुरू करके एक ठोस एक्शन प्लान तक पहुंचेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हरियाणा की विधानसभा सीट संख्या 67 बेरी। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये किसानों की धरती है, एक जाट बहुल सीट जहां राजनीति लोगों के रोजमर्रा के जीवन और रिश्तों में घुली मिली है। स्क्रीन पर आप बेरी का नक्शा देख रहे हैं। ये वही इलाका है जहां से कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर कादियान 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार विधायक रह चुके हैं। किसी नेता का इतने लंबे समय तक एक ही जगह से जीतना ये दिखाता है कि वहां के लोगों के साथ उनका एक गहरा भरोसे का रिश्ता है। लेकिन राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि कोई भी गढ़ हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। जमीन हमेशा खिसकती रहती है, क्योंकि लोगों की जरूरतें और खासकर युवाओं की उम्मीदें वक्त के साथ बदलती रहती हैं। तो अब हम आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं, और याद रखिएगा, ये नंबर सिर्फ अंक नहीं है। अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये चुनावी नतीजों के पीछे छिपी एक बहुत गहरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले कुल मतदाताओं की संख्या को देखते हैं। साल 2024 में बेरी में 1,85,556 मतदाता थे। यही वो लोग हैं जिनके फैसले को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। 2014 से 2024 के बीच वोटिंग में लगभग 9% की भारी गिरावट आई है। 73.5% से घटकर लगभग 65%। ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या ये वोटर्स के सिस्टम में घटती दिलचस्पी का संकेत है, या फिर जीतने वाले के लिए भी एक छिपी हुई चेतावनी है? 2024 के नतीजे पहली नजर में एक तरफा जीत दिखाते हैं। कांग्रेस को करीब 51% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 21%, मतलब 35,000 से भी ज्यादा वोटों का एक बड़ा अंतर। ये एक मजबूत जनादेश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या कहानी हमेशा से ऐसी ही थी? चलिए जरा इसके चुनावी इतिहास को देखते हैं। 1996 में एक हार के बाद कांग्रेस ने 2005 में 56% वोट शेयर के साथ एक जबरदस्त वापसी की। लेकिन 2014 में तस्वीर बदल गई। बीजेपी एक मजबूत ताकत बनकर उभरी और जीत का अंतर सिर्फ 4.2% रह गया था। ये एक खतरे की घंटी थी। और फिर 2024 में कांग्रेस ने फिर से एक बड़ी वापसी की। तो अब हम इस सवाल पर आते हैं कि ये नतीजा क्यों आया। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स पर है जो किसी भी जीत या हार की असली वजह होते हैं। अगर हम अंदरूनी तौर पर देखें तो सबसे बड़ी ताकत है मजबूत इनकम्बेंसी और उम्मीदवार में लोगों का भरोसा। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। बूथ के लेवल पर संगठन का कमजोर होना और डिजिटल मीडिया पर कमजोर पकड़, जो आज के जमाने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी राजनीतिक ताकत को हम 4 पैमानों पर माप सकते हैं। चुनावी ताकत यानी वोट खींचने की क्षमता, संगठनात्मक मजबूती यानी जमीन पर आपके कार्यकर्ता, नैरेटिव यानी अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, और संसाधन। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि चुनावी ताकत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन संगठन का ढांचा बहुत ही कमजोर है। और यही वो खाई है जिसे भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहर का माहौल भी बहुत असर डालता है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी का दबाव, खेती किसानी की परेशानियां और युवाओं में फैली बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे सीधे तौर पर यहाँ की राजनीति पर असर डालते हैं। और यहीं पर हमारे संविधान का मूल्य सामने आता है। जानकारी के आधार पर अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, और इन जरूरतों को पूरा करना शासन की पहली जिम्मेदारी है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, चुनाव जीतना आंकड़ों का खेल हो सकता है, लेकिन शासन चलाना लोगों की आवाज सुनने की कला है। असली जनादेश वो तो लोगों की शिकायतों में छिपा होता है। तो लोगों की आवाज क्या कह रही है? 3 सबसे बड़ी चिंताएं हैं। पहली, बेरोजगारी, जिससे अंदाजा है कि 80% परिवार प्रभावित है। दूसरी, महंगाई, जो 70% लोगों को परेशान कर रही है। और तीसरी, खराब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे 60% आबादी जूझ रही है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या हम इन्हें सिर्फ राजनीतिक मांगे समझें, या ये सम्मान के साथ जीने की वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनका हक हमें हमारा संविधान देता है? ये मांगे
यही शासन की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं होता, बल्कि समाधान का रास्ता दिखाना भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन सब जानकारियों को एक ठोस कार्य योजना में कैसे बदला जा सकता है। एक मजबूत योजना 4 कदमों पर टिकी होती है। पहला, नींव को मजबूत करना, यानी बूथ संगठन को फिर से खड़ा करना। दूसरा, लोगों तक सीधी पहुंच बनाना, मतलब घर घर जाकर छोटी छोटी समस्याओं का तुरंत समाधान करना। तीसरा, सही संवाद, यानी जो काम किए हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना। और चौथा और सबसे जरूरी, लामबंदी, चुनाव के दिन अपने हर एक समर्थक को वोट डालने के लिए घर से निकालना। इसके लिए स्थानीय नेता और पार्टी हाईकमांड दोनों के लिए साफ सिफारिशें हैं। उम्मीदवार को जमीन पर सीधे लोगों से जुड़ना होगा, जैसे स्वास्थ्य और कृषि कैंप लगाकर। वहीं हाईकमांड को डेटा विश्लेषण और सही योजनाओं के लिए रणनीतिक मदद देनी होगी। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें ये याद रखना होगा कि लोगों की निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना भारत के डीपीडीपी कानून के तहत एक नैतिक और कानूनी दोनों तरह की जिम्मेदारी है। और अंत में एक बात साफ है, असली लक्ष्य सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है। असली लक्ष्य एक ऐसी विरासत बनाना है जो विश्वास, प्रगति और सेवा के उस उद्देश्य पर टिकी हो जो किसी भी राजनीतिक जीत से कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी होता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.